everyone, welcome to On Tips Chemistry. Today I am starting very interesting topic which is thermodynamics. It is very conceptual topic, so I hope आप सबको भी मज़ा आएगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए. ओके, थर्मोडायनेमिक्स नाम ही बहुत कुछ बता रहा है हम लोगों को. थर्म मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन. मोशन या फिर हम लोग कह सकते हैं मूविंग. सो मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट या फिर हम मोर एक्यूरेटली कह सकते हैं एनर्जी. हम लोग एनर्जी की स्टडी करते हैं, ऐसे एनर्जी की स्टडी करते हैं जो कि मोशन में हो, मूविंग हो. मीन्स वो एनर्जी जो है स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, स्टोर्ड नहीं होनी चाहिए. मतलब हम ऐसी एनर्जी की बात करते हैं जो कि मोशन में हो. मीन्स हम लोग ऐसी एनर्जी की यहाँ पर स्टडी करते हैं जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करता है. हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम क्या होता है ये भी. ओके, सो मीन्स हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं. इफ़ वी हैव एनर्जी एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो हम उस एनर्जी के मोशन की जब स्टडी करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं. या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर उससे रिलेटेड हम लोग लॉज की पढ़ाई करते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं. यहाँ पे जो डायनामिक वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड होता है स्टैटिक एंड एक होता है डायनामिक. स्टैटिक का मतलब है कि हम लोग उसने स्पेसिफाई कर दिया कि हम लोग जो एनर्जी मूव कर रही है हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो अगर हम लोग थोड़ा ओरिजिन की बात करें थर्मोडायनेमिक्स की या फिर हिस्ट्री की बात करें, तो आप लोगों ने बहुत पहले एक बात सुनी होगी कि हमारे पूर्वजों ने दो पत्थरों को रगड़ा था. तो पत्थरों को रगड़ने से एक चिंगारी प्रोड्यूस हुई थी. वो चिंगारी क्या है? हीट है. सो दुनिया का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था? वो थर्मोडायनेमिक्स का था. तो थर्मोडायनेमिक्स तो तब स्टार्ट हो गया था जब इवेल्युएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था हमारा. ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो हुआ था. सो थर्मोडायनेमिक्स तो सबसे ओल्डेस्ट है. ओके, तो और उसके बाद कई फिलोसोफर्स आए. फिलोसोफर्स ने क्या बोला? जो फिलोसोफर्स थे, क्योंकि पुराने ज़माने में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर तो कुछ कहते नहीं थे, तो वो फिलोसोफर्स होते थे. एक्सपेरिमेंट करे बिना मतलब कुछ अंदाज़ा लगाते थे ऑब्जर्वेशन से. ओके, सो वो कहते थे कि एनी मैटर कंटेन्स invisible fluid known as caloric. वो कहते थे कि हर एक मैटर के अंदर कुछ फ्लूइड, इनविजिबल फ्लूइड है जिसको कहते हैं कैलोरिक. और जिसके अंदर कैलोरिक की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, मतलब वो हॉट होता है. और अगर कैलोरिक की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, मीन्स वो कोल्ड होगा. ओके, तो ये पुराने ज़माने की बात थी. लेकिन जैसे जैसे साइंस का एवोल्यूशन हुआ तो ये पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. तो रियल में कैलोरिक नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है. ओके, और हीट कंटेंट से हमें ये पता चलता है कि कौन कितना गर्म होगा और कौन कितना ठंडा होगा. तो ये तो हीट कंटेंट से पता चलता है. कैलोरिक जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं है. ओके, तो ये तो थी थोड़ी हिस्ट्री की बात थर्मोडायनेमिक्स की. ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा दो सिस्टम्स के बीच में या फिर किसी दो चीज़ के बीच में. यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाला है एनर्जी का. सो इंटरैक्शन के तो मतलब क्या है? तो यहाँ पर इंटरैक्शन होने वाला है. ओके, यहाँ पर इंटरैक्शन होने वाला है. सो इंटरैक्शन किस किस चीज़ के बीच में होगा वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स को रियल में स्टार्ट करने से पहले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस. ओके, लिमिटेशंस पढ़ना सबसे पहले इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारा माइंडसेट हो जाए कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं.
देखिए, लिमिटेशंस को स्टार्ट करने से पहले देखिए, केमिस्ट्री कह लो या फिर कह लो साइंस, साइंस के अंदर हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? एनर्जीज़ की स्टडी करते हैं। अब एनर्जी की हम लोग स्टडी माइक्रोस्कोपिक भी करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसे, एंड मैक्रो साइंस मीन्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडीज भी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ तो हम लोग क्वांटम में करते हैं, और मैक्रो साइंस जो थर्मोडायनेमिक्स है वो है मैक्रो साइंस। ओके, तो ये है। सो सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो तो यही होगी इसकी कि ये मैक्रो साइंस के बारे में स्टडी करता है, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी यही है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि लेट अस से कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी, वो हमें कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें ये कौन से मैकेनिज़्म से दे रहा है। SN1 से हमें प्रोडक्ट मिला है, SN2 से मिला है, या फिर कोई और मैकेनिज़्म से हमें ये प्रोडक्ट मिला है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है। इसको सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है कि रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी थी एंड प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी थी। इट डील्स ओनली विद एनर्जी, इट डजंट डील्स विद मैकेनिज़्म। ओके, तो इसका मैकेनिज़्म से तो कोई नाता है ही नहीं है। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो बॉम्ब ब्लास्ट स्लो हुआ या फास्ट हुआ, उसको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इसका कंसर्न यहाँ पर काइनेटिक्स से भी नहीं है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो स्लो है, फास्ट है, फर्स्ट ऑर्डर से है, सेकंड ऑर्डर से हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसको काइनेटिक्स से भी कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट की स्टडी करता है। अब स्टेट क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है कि वो मैकेनिज़्म क्या है, काइनेटिक्स क्या है। ओके, इट डजंट डील्स विद काइनेटिक्स एंड मैकेनिज़्म, इट डील्स ओनली विद एनर्जी। आई होप आप लोगों को ये 3 लिमिटेशन समझ आई होंगी। देखो मैंने सुंदर राइटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इज एनर्जी इन मोशन एंड इट डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैंने बोला था कि हीट के अलावा हमारे पास दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी, हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में देखेंगे। और दूसरा देखिए, ये प्रिडिक्ट करता है सिर्फ फिजिबिलिटी, रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी। ये नहीं बताता कि एक्सटेंट कितना है, परसेंट यील्ड कितना आने वाला है रिएक्शन के बाद, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो लिमिटेशंस हमने अभी डिस्कस की हैं कि डील्स ओनली विद मैक्रो साइंस, टॉक्स ओनली अबाउट फिजिबिलिटी, नॉट अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रेट से तो कोई लेना देना नहीं है, मैकेनिज्म से भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बात बोली थी कि एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए टू ट्रांसफ़र एनर्जी किसी ना किसी चीज़ के बीच में इंटरैक्शन हुआ होगा। ओके, किसी ना किसी चीज़ के बीच में इंटरैक्शन हुआ होगा। सो ऐसी क्या एंटिटीज़ हैं जिनके बीच में इंटरैक्शन हुआ है, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। देखिए, एंटिटीज़ इन थर्मोडायनामिक्स क्या हैं? सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जो जिन दो चीज़ों के बीच में इंटरैक्शन होने वाला है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए, सिस्टम क्या है? जिस चीज़ के बारे में हमें पढ़ाई करनी है वो है सिस्टम, एंड सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी पार्ट बचता है वो सराउंडिंग है। ओके, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है बाउंड्री की। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री है ऐसा कोई भी चीज़ जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा हो, तो उसको बाउंड्री बोलते हैं। ओके, सो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कप ऑफ टी है, उसके अंदर चाय है, तो वो जो चाय है जिसकी हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना चाहते हैं, गर्म है,
या ठंडी है, कैसे है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी हम मेज़र करना चाहते हैं चाय का, तो वो तो हमारे लिए हुआ सिस्टम। और जो ये कप के बाहर की दुनिया है वो क्या है? सराउंडिंग है। और जो ये कप है, ये कप क्या है? ये कप है बाउंड्री। ये कप है बाउंड्री। और जो ये बाउंड्री है ये इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग तो रियल होने चाहिए। ओके। और जो बाउंड्री है उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बाउंड्री को हम लोग कैसे कैसे वो कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कैसे है बाउंड्री की। देखिए, बाउंड्री को हम क्लासीफाई 3 वेज में कर सकते हैं। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। मीन्स जो हम लोग बाउंड्री ले रहे थे, जब हमने यहाँ पे कप का लिया था तो ये रियल बाउंड्री है। अगर हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि हाँ बीच में कुछ है, तो वो क्या होगा? वो इमेजिनरी बाउंड्री होगी। नेक्स्ट है रिजिड बाउंड्री एंड फ्लैक्सिबल। रिजिड बाउंड्री के अंदर क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू 0 होगा। फ्लैक्सिबल के अंदर वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे पिस्टन है। अगर हम लोगों ने पिस्टन को इस हिसाब से एडजस्ट किया है कि पिस्टन तो मूव कर ही नहीं सकती, अब पिस्टन अगर मूव करेगी ही नहीं तो वर्क डन क्या होगा जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें फ्लैक्सिबल की, मीन्स ये पिस्टन मूव कर सकता है, तो वर्क डन यहाँ पर हो सकता है। आपको ये बात आगे समझ में आएगी आई थिंक। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देना था तो मैंने दे दिया यहाँ पर, आप लोग इसको आगे रिलेट करके देखना। ओके। नेक्स्ट एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि बाउंड्री डायाथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबैटिक भी हो सकती है। डायाथर्मिक मीन्स ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर से हीट कैन फ्लो, और एडियाबैटिक के अंदर हीट कैन नॉट फ्लो। और ऐसे केस में डेल्टा क्यू इक्वल होता है 0 के लिए। क्यू होता है हीट के लिए, हीट का सिंबल होता है क्यू। ओके। सो आई होप आपको बाउंड्री की क्लासिफिकेशन समझ में आने वाली है। देखिए, ये बेसिक है जिसका समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वरना क्वेश्चन तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि बाउंड्री कितने टाइप की होती है। अब देखिए, हमने बोला था कि इंटरैक्शन होता है जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होएगी, लेकिन इंटरैक्शन के दौरान मैटर का भी चेंज हो सकता है और एनर्जी का भी हो सकता है। ओके। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। तो एनर्जी किस टाइप से? इन द फॉर्म ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू मीन्स हीट एंड डब्ल्यू मीन्स वर्क डन। तो हीट और वर्क डन दोनों के फॉर्म में एनर्जी का चेंज हो सकता है। ओके। सो हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि क्यू में हुआ है या डब्ल्यू में हुआ है? तो हम लोग ये देखते हैं। देखिए, हमारे पास है मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, हीट एंड वर्क डन। देखिए, जब हीट होगा, जब कहीं से हीट इवॉल्व हुई होगी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे। लेकिन जब वर्क डन होता है तब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव नहीं करते हैं, वो ऑर्डरली मूव करते हैं इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, यहाँ से हीट इवॉल्व हुई है, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। तो डिसऑर्डरली या फिर अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको थर्मल मोशन, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का थर्मल मोशन। तो ऐसे केस में तो हम बोलेंगे कि हीट इवॉल्व हुई है। और वर्क डन देखिए, अब पिस्टन लगाई है हम लोगों ने, ये हमारे इस कंटेनर के अंदर गैस है। जब गैस ने वर्क डन किया, जब पिस्टन के ऊपर वाले एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो सब के सब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और वो सब के सब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मीन्स वो ऑर्डरली मूव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। हम लोगों ने एक कप में चाय लिया। ओके। तो जब बाहर हीट निकला
तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर थे वो इधर उधर भागने लगे, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पे ये तो नहीं बोलते हैं कि वर्क डन किया चाय ने, हम लोग ये बोलते हैं ना कि हीट इवॉल्व हुआ, वर्क डन नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिसऑर्डरली मैनर में एयर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो ये थोड़ी पहचान थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये हेल्पफुल होगा आगे भी आपको। तो ये थोड़े कन्वेंशनल साइंस थे कि अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से, मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम तो उसको पॉजिटिव साइन से डेजिग्नेट करते हैं, अगर हीट इवॉल्व होता है तो नेगेटिव साइन से। और वर्क डन अगर गैस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर मैंने गैस लिया है, या फिर सिस्टम कह लो, या फिर अगर गैस लिया है तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगी तो नेगेटिव साइन से शो करेंगे, और अगर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो उसको पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है विद फिजिक्स वर्क डन, पर वो होता है एक्सटर्नल के हिसाब से। आई होप आप लोगों को ये बात मालूम होगी। वहाँ पर उल्टा लेते हैं, वर्क डन बाय गैस होता है तो पॉजिटिव लेते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग ऐसे लेने वाले हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से लेते हैं कि वो किसको मान रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है उसके अंदर मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है, आगे हम थोड़ा साइंटिफिक एग्जांपल्स भी लेंगे। देखिए ओपन सिस्टम के अंदर देखिए ये क्या है, ओपन कप है, टी इन एन ओपन कप, वहाँ पे वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज होती है वहाँ पर, है ना। अगर चाय गर्म होती है तो क्या होता है, हीट बाहर चली जाती है, चाय ठंडी हो जाती है। अगर हम कुछ ठंडी चीज़ लेते हैं तो वो गर्म हो जाती है, मतलब हीट अंदर आ जाती है, मतलब हीट का भी एक्सचेंज होता है। हीट आउट भी हो सकती है, अंदर भी जा सकती है, एक्सचेंज भी लिख सकती थी मैं यहाँ पर मैंने माना है कि वो गर्म है, ओके, तो कमिंग आउट। सो ओपन सिस्टम के अंदर क्या है, इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए हम लोगों ने इसको ढक दिया तो अब जो वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे थे वो यहीं पे कंडेंस हो जाएंगे, ओके, तो इसके अंदर ही रहने वाले हैं वो, तो मैटर का एक्सचेंज तो यहाँ पर नहीं होगा पर हीट का एक्सचेंज तो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल है इसका टी इन अ थर्मोस फ्लास्क। तो यहाँ पर एनर्जी और मैटर दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और एडियाबैटिक सिस्टम्स के अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंदर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम भी लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेसेस भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ओके। अब हम देखते हैं थोड़े साइंटिफिक एग्जांपल्स। देख लीजिए अगर हमने एक बीकर के अंदर लिया है एक पीस ऑफ मार्बल और उसके अंदर डाल दिया एसिड, तो रिएक्शन होती है और CO2 प्रोड्यूस हो जाता है। अब CO2 कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, तो ये कैसा है, ओपन सिस्टम का एग्जांपल हुआ ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए, क्लोज सिस्टम ले लिया हम लोगों ने, बंद कर दिया, इसके अंदर गैस है, यहाँ पर हीट तो एक्सचेंज हो सकता है पर मैटर का तो कोई एक्सचेंज हो नहीं सकता, तो ये क्या हुआ, क्लोज सिस्टम। बाइसोलेटेड सिस्टम लीजिए, हम लोगों ने इंसुलेशन कर दिया है और वाटर डाल रखा है, ये वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर है, ये पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पर ना मैटर का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही हीट का हो सकता है, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। अब स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की डेफिनेशन सबको जानता होता है, पर हम थोड़ा सा इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई एक पहाड़ है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ओके, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इस पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, क्योंकि हम 0 हाइट पर खड़े हैं, ओके। हमें यहाँ तक आना है, हमें यहाँ तक आना है, मीन्स इतनी हाइट क्रॉस करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ पर हमारी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जाकर यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी होगी mgh, ओके। सो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो अगर
इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम लोग ऐसे उछल के यहाँ तक पहुँच जाएं, या फिर यहाँ से चल कर यहाँ तक चले जाएं, या फिर यहाँ से ऐसे किसी भी एक लंबे रास्ते से चले जाएं। तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी पर? नहीं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी, चाहे हम किसी मर्जी रास्ते से आएँ। सो ऐसी कोई चीज़ जो नहीं डिपेंड करती कि हम लोगों ने कौन सा पाथ फॉलो किया, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और ऐसी चीज़ जो पाथ डिपेंड पर मतलब उसका वो फ़र्क पड़ता है कि हम लोगों ने कौन सा पाथ फॉलो किया, वो होता है पाथ फंक्शन। अब देखिए ज़रा, अगर हम वर्क डन की बात करें, अगर हम ऐसे जाएंगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, ऐसे जाएंगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मीन्स वर्क डन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वर्क डन में तो डिफरेंस आ रहा है। तो वर्क डन क्या हुआ? पाथ फंक्शन हुआ। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? स्टेट फंक्शन हुआ। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन लिख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्टेट पर डिपेंड कर रहा है वो, तो स्टेट क्या होता है? व्हाट इज स्टेट? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टेट क्या होता है? ओके, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बात करते कि उसकी क्या मतलब उसको फिज़िकल स्टेट से कोई रिलेशन नहीं होता है। फिज़िकल स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिज़िकल स्टेट से मतलब नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टेट का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या है। ये क्या है? ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है? फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो एक कोई पर्टिकुलर चीज स्टेट होगी उसकी कि जिस पे ये होगा, दूसरी किसी पर्टिकुलर स्टेट पर ये होगा। तो हम उसकी एक स्टेट को बोल रहे हैं कि ये उसकी कोई स्टेट है। मतलब फिजिकल स्टेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो उस पर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम बात करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का मतलब क्या है कि आई मीन टू से उसका करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन से मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं है। करंट सिचुएशन का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ये है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, जिनके बदलने से उसके स्टेट में चेंज आ जाएगा। अगर ये इन तीनों की वैल्यू को में से एक की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये स्टेट वेरिएबल्स हैं और स्टेट है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट नहीं मानना है। ओके, देखिए ज़रा, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। हमने अभी बात किया कि स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, एंड इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ by which the change is brought about, and path function depends upon path followed, does not depend upon initial state and final state. अब एग्जांपल्स देखिए, पाथ फंक्शन के तो दो ही हैं, वर्क, हीट, एंड स्टेट फंक्शन के हैं वॉल्यूम, मास, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। ओके, ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि किस प्रोसेस से हमें यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन वर्क एंड हीट को फ़र्क पड़ता है कि पाथ फंक्शन, इसलिए ये दोनों पाथ फंक्शंस हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या कभी पाथ फंक्शंस भी स्टेट फंक्शंस की तरह बिहेव कर सकते हैं? सो आंसर है यस, पाथ फंक्शन कैन बिहेव लाइक अ स्टेट फंक्शन। तो उसकी क्या कंडीशन है, हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंडीशन व्हेन पाथ फंक्शन बिकम स्टेट फंक्शन। ये किसी कंपटीशन टेस्ट में मैंने नहीं देखा कि कभी आया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कभी आ भी सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। कंडीशंस व्हेन पाथ फंक्शन बिकम स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन कितने हैं? सबसे पहली बात, पाथ फंक्शन हमारे पास दो ही टाइप के हैं। पाथ फंक्शन हमारे पास या तो क्यू है या डब्ल्यू है। तो हम लोगों को यही देखना है कि क्यू और डब्ल्यू कब स्टेट फंक्शन बन जाएंगे। ओके, तो देखिए, अगर हम हमारे पास ना ये होता है,
वैसे मुझे ये आप लोगों को फर्स्ट लॉ कराने के बाद कराना चाहिए था, लेकिन आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा फर्स्ट लॉ के बारे में। हमारे पास फर्स्ट लॉ से आया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, इसके इक्वल होता है ये। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और हम इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं बाय डूइंग वर्क डन एंड बाय प्रोड्यूसिंग हीट, या फिर हम उसमें से अगर हीट निकालें तो भी। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे लिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें मीन्स यहाँ से इसको रिजिड बना दे, मतलब हम पिस्टन को मूव नहीं कर सकते हैं। मतलब पिस्टन को मूव नहीं कर सकते हैं मीन्स वर्क डन तो जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी ना हम लोगों ने, इतनी वॉल्यूम रहने वाली है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डोंट यू थिंक कि डेल्टा यू क्यू तो डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा, और डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो जो हमारा हीट है वो तो स्टेट फंक्शन बन जाएगा, और हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है उसको क्यू वी से डिनोट करते हैं। तो मैंने ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कि फॉर अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट नो वर्क इज डन, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। तो डेल्टा यू क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो हीट भी स्टेट फंक्शन बन जाएगा ऐसी कंडीशन पर। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमारा वर्क डन जो है ना वो स्टेट फंक्शन बन जाता है। वर्क डन स्टेट फंक्शन बन गया। अब देखिए डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू भी स्टेट फंक्शन है, तो क्यू पी भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो हीट बन जाएगा स्टेट फंक्शन, और अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर दें एक्सटर्नल प्रेशर को तो हीट और वर्क डन दोनों के दोनों बन जाएंगे हमारे स्टेट फंक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किसी भी कंपटीशन टेस्ट में। आई होप ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा इतना। आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।